अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ टू डू विद माय एक्सपीरियंस एज अ यूके लैंडलॉर्ड हु इज़ ओवरसीज़। ये कुछ व्यूअर्स ने सजेस्ट किया था, सो लेट्स स्टार्ट। आई विल गो थ्रू फ्यू पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड दूंगा। मैंने कुछ पुरानी वीडियोज़ में मेंशन किया था, लेकिन इट वुड बी गुड टू रिकैप इट हियर कि स्टेप्स क्या हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चलाते हो फिर आप ओवरसीज़ आते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो होती है कॉन्सेंट टू लेट। आपको पता होगा यूके में आपने अपना घर लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और अगर उसकी आप किस्तें दे रहे हैं तो आपकी डील होती है किसी बैंक के साथ, राइट। आप मॉर्गेज दे रहे होते हो, बैंक ने आपको लोन दिया और आप उस पर लोन पे बैक कर रहे होते हो। तो वो होती है टिपिकली रेजिडेंशियल मॉर्गेज, ठीक है। दूसरी काइंड ऑफ मॉर्गेज होती है बाय टू लेट, जिसमें आप घर लेके किराए पे ऑलरेडी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपकी होगी रेजिडेंशियल मॉर्गेज, जो आपका अपना घर है। आपको एक चीज़ होती है जैसे कहते हैं कॉन्सेंट टू लेट। वो क्या मतलब है, रेंट पे चढ़ाने की इजाज़त। तो आप अपने कॉल करते हो बैंक को जिससे आपने डील होती है आपकी, जिसके साथ जिससे आपने मॉर्गेज ली होती है, और उनको बताते हो कि जी आई एम मिस्टर रीलोकेटिंग, सो आई वांट टू पुट माय हाउस ऑन रेंट। तो वो परमिशन सी होती है, लेकिन वो जनरली मिल जाती है, फ़ोन पे मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी मॉर्गेज शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम रेजिडेंशियल मॉर्गेज टू कंसेंट टू लेट। और इनिशियली रेट वही होता है जो आप पे कर रहे थे खुद, ठीक है, उतनी मॉर्गेज होती है। लेकिन जब ये करंट पीरियड एंड होता है उसके बाद कंसेंट टू लेट ही रहती है, लेकिन रेट्स आपके वो एडजस्ट करते हैं एज अ बाय टू लेट मॉर्गेज। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। सर मेरे केस में मार्च में मैं आया था तो जून में रिन्यू होनी थी मेरी मॉर्गेज, तो मार्च टिल जून आई वॉज पेइंग द सेम रेट जो मैं खुद पे कर रहा था, उसी पे कंसेंट टू लेट हुई। लेकिन उसके बाद जून ऑनवर्ड्स वो शिफ्ट हो गई एक नए रेट पे, मॉर्गेज रिन्यू हुई लेकिन रेट थोड़ा सा बढ़ गया जो कि बाय टू लेट मॉर्गेज रेट होता है, ठीक है। तो ये तो एक बात होगी कि आपको इजाज़त लेनी पड़ती है और वो ऑनलाइन हो जाती है। और ये थोड़ी सी न्यूआंस है कि पहले वो रेट चलेगा जो आपका अभी है, और उसके बाद नया रेट आपको रेजिडेंशियल नहीं मिलेगा, आपको बाय टू लेट रेट मिलेगा, ठीक है। एक ये बात होगी। सेकेंड स्टेप होता है कि अब सेकंड स्टेप होता था कि आपको एजेंट ढूंढना पड़ता है, राइट। और एजेंट जो है वो बिल्कुल ऑफर करते हैं आपको, प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ वगैरह खींच के किराए पे चढ़ाते हैं, और उसके बाद इंश्योर करते हैं कि टेनेंट की भी वो स्क्रीनिंग हो, जो अप्लाई करें लोग उनका बैकग्राउंड चेक वगैरह करके आपको वो टेनेंट ढूंढ के देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि दो किस्म की उनकी मेनली सर्विसेज होती हैं, एक होती है अनमैनेज्ड, एक होती है फुली मैनेज्ड। अनमैनेजमेंट वो लोग क्या करते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग न्यू टेनेंट्स। जब वो एग्जिस्टिंग आपका ख़त्म हो जाता है टेन्योर आपके टेनेंट का, तो वो रिन्यू करानी है या फिर दोबारा प्रॉपर्टी मार्केट पे चढ़ानी है। तो वो जो काम है ना वन ऑफ्स, वो है अनमैनेज में, वो कवर होता है खाली। लेकिन फुली मैनेज में वो भी कवर होता है। उसके अलावा ये भी होता है कि अगर कोई मसला आ जाए घर के साथ, कोई टेनेंट को प्रॉब्लम आ जाए, तो कोई फिक्स करानी हो चीज़ एक्सेट्रा, तो वो आपके बिहाफ पे कर सकते हैं। आई वेंट फॉर द फुली मैनेज सर्विस बिकॉज ऑब्वियसली मैं यूके में नहीं हूँ खुद, तो आप यहाँ से रह के फिजिकली इट्स ऑलमोस्ट वेरी इम्प्रैक्टिकल टू कंट्रोल एनी थिंग देयर, राइट। सो इट्स बेटर कि आप फुली मैनेज से ही जाएँ। रेट्स में अगर आप बात करें तो अनमैनेज वॉज अराउंड 5%, और जो फुली मैनेज है वो 8 to 10% लेते हैं वो, ठीक है। मंथली आपको जो रेंट है ना उसमें से अपना हिस्सा रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन उसके बदले में आपको फुल सर्विसेज देते हैं सारी। मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं रहा, इनसे ठीक ही रहा है। वो क्या करते हैं कि वो हर महीने ना रेंट में से थोड़ा सा एक बफर मेंटेन करते हैं अराउंड 200 पाउंड्स का, कि अगर कोई छोटा मोटा काम हो ना तो आपसे पूछ के उसी बफर में से वो करा देंगे, और अगर कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो फिर वो अगले रेंट से काट लेते हैं उसको। बट दे डू ऑल द मैनेजमेंट फॉर यू। और उसके बाद एक स्टेप होता है NRL1, नॉन रेजिडेंट लैंडलॉर्ड। अब वो क्या है कि वो HMRC की स्कीम है, ठीक है। एक फॉर्म होता है NRL1 जो आपने ऑनलाइन फिल करना होता है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा उसकी डिटेल्स। इसेंशली क्या है कि वैसे यूके में अगर आपकी इनकम हो ना, वैसे तो फिजिकली रूल ये है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आपको टैक्स लाइबिलिटी उसी कंट्री में होती है, ठीक है। हम अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो रेंटल इनकम है ना और प्रॉपर्टी इनकम वो डिफरेंट है। उसमें ये है कि अगर आप यूके में आपकी प्रॉपर्टी है, इवन दो यू आर ओवरसीज़, प्रॉपर्टी आपकी यूके में है तो आप वहाँ से पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वो ये देखते हैं कि बस पैसे हैं, बेशक आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अर्निंग समथिंग इन द यूके, और उसके लिए आपको यूके में ही टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब टिपिकली अगर आप NRL1 नॉन रेजिडेंट लैंडलॉर्ड स्कीम, इसमें आप पार्टिसिपेट मतलब ये फॉर्म नहीं फिल करते आप, तो होता ये है कि फिर एजेंट जो है ना हर महीने आपके रेंट में से अदर देन कटिंग देयर ओन फीस वो टैक्स भी कलेक्ट करता रहता है फॉर HMRC, ताकि एट द ईयर के एंड में ना या फिर हर 3 महीने बाद गालिबन वो HMRC को आपका टैक्स जमा करा दे और आप बाद में रिक्लेम कर लें, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन उस हेडेक से बचने के लिए, क्योंकि खासतौर पर ज़्यादातर इस तरह आपको पता है कि रेजिडेंशियल मॉर्गेज में जो मॉर्गेज पे होता है घर, तो जो रेंट आता है उसमें से हार्डली वो रफली मॉर्गेज ही कवर होती है, तो इतना कोई बचता नहीं है ज़्यादा। तो उसमें कि यू विल नॉट बी मेकिंग
प्रॉफिट जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो व्हाट हैपन्स इज कि आप ये NRL1 फिल करते हैं तो आप HMRC से कहते हैं कि भी मेरे एजेंट से कह दो कि डू नॉट कट द टैक्स, आई विल डू अ सेल्फ रिटर्न एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, ठीक है। तो दैट्स द NRL1 स्कीम। आई हाईली रिकमेंड कि आप वही करें, ठीक है, क्योंकि बाद में क्लेम करना वो एक लंबा चौड़ा कहानी है। तो ये भी हो गया, NRL1 भी आपने फिल कर लिया, ठीक है। तो अब आपके पास एजेंट भी सेटअप है, मॉर्गेज भी कॉन्सेंट टू लेट होगी है, ठीक है, और NRL1 भी सेटअप है, ठीक है। तो ये हम करके आए थे। अब ज़ाहिर मैं ये सब कुछ करके आया था, तो अब क्या हुआ है कि ओवर द ईयर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जो मेरे किस तरह के एक्सपीरियंस है, खर्चे वर्चे क्या आए हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे जो टेनेंट हैं, अब ये होता है कि आप जब अपने घर में रह रहे हो इंग्लैंड में, ठीक है। अब आई वॉज अ बिट ऑफ अ DIY गाय, प्रॉब्ली बिकॉज मैं इंजीनियर हूँ, मुझे थोड़ा सा होता है चीज़ों की यूटिलिटी का, कि जो चीज़ें मैं खुद फिक्स कर लूँ वो ठीक है। एंड आई ऑलवेज हेटेड पेइंग टू मच मनी इन इंग्लैंड टू लिवर। जैसे आई डोंट नो, मैनी ऑफ यू माइट ऑल्सो फील द सेम, कि आपको लगता था यार काम थोड़ा सा ही है, लेकिन चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एन आर्म एन अ लेग, ठीक है। तो उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा DIY चीज़ें मैंने खुद भी की हैं। तो वही होता था कि आप जब करते हो तो अपने लिए करते हो, आप एक चीज़ होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें आप ओपन स्टेट में भी छोड़ देते हो कि यार गुजारा हो रहा है तो चलो ठीक है, इतना बिग डील नहीं है। लेकिन जब आप अपना घर किसी को किराए पे देते हैं तो टेनेंट जो है वो छोटी छोटी चीज़ें नोट करता है और एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको सही करें। और फिर हेल्थ एंड सेफ्टी एक अलग चीज़ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा जो शावर था ऊपर इंग्लैंड में उतले उतले जो फ्लोर पे होता है बाथरूम, उसमें शावर का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था। तो नीचे पंप मैंने पहले खुद लगाया, पहले उससे जो लगा हुआ था पंप हमारे आने से पहले वो ख़राब हो गया था, तो मैंने खुद ला के सैलामेंडर पंप लगाया। और उसके लिए आपको पता है साइड पैनल भी खोलना पड़ता है। तो पंप भी मैंने खुद लगाया, और पैनल जो था वो ख़राब था, साइड पैनल, तो ऑलमोस्ट वो थोड़ा सा यू कुड सी कि थोड़ा सा उसमें गैप नज़र आ रहा होता है। अब आप खुद तो होते हो, आप थोड़ा सा केयरफुल होते हो कि यार ठीक है पानी नीचे नहीं जाए, या जाएगा तो मैं साथ साथ साफ़ करता रहूँगा। डर होता है ना कि पानी नीचे चला गया आगे थोड़ा सा, तो कहीं वो या पंप ना ख़राब हो जाए, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का चक्कर ना हो जाए, डेंजर फॉर लाइफ। तो लेकिन आपको पता होता है कि रिस्क ले लेते हो आप। लेकिन अब आने से पहले मुझे वो चीज़ फिक्स करनी पड़ी, ठीक है, खुद। मैंने एक तो पंप नया लगवाया, पुराना पंप ख़राब हो गया था, और साइड पैनल मैंने सही वाला ला के फिक्स कराया। तो वो चीज़ें मैं करके आया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि वो अपेरेंटली वो पंप विद इन आफ्टर 12 मंथ्स वो ख़राब हो गया। तो एक तो वो रिक्वेस्ट है कि वो सही कर दें, ठीक है। आई थिंक अराउंड वही बात है कि वो एजेंट आपको कोड भेजते हैं कि ये ख़राब हो गए, आप बताएं, उनके अपने होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, आप वो हमें कहते हैं ये कोड है, आप सही करा दें आपके लिए। तो ज़्यादातर तो मैंने यस ही कहा, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आई सेड यूके पाकिस्तान में बैठे हुए यूके की चीज़ें डायरेक्टली उस तरह मैं नहीं मैनेज कर सकता जैसे मैं यूके में जब था तो खुद करता था। तो एक पंप उन्होंने रिप्लेस करवाया, तो आई थिंक तकरीबन 200 पाउंड उस पर लगे। फिर सीढ़ियों पे शुरू में ही ना, फिर सीढ़ियों पे कुछ था मसला, वो भी अगेन मैंने कोई चीज़ सही की हुई थी लेकिन वो ख़राब हो गई, तो 50 पाउंड उस पर लग गए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। फिर हमारी पीछे फेंस जो थी, जब मूव इन होते गए हमारे टेनेंट्स, तो हमारे साथ वाली जो फेंस थी नेबर की ना, वो टूटी हुई थोड़ी सी। तो इट वॉज़ फाइन बिकॉज उनकी अपनी वहाँ पे दरख्त थे, तो इट वॉज़ फाइन राइट टू हैव इट लाइक दैट। लेकिन उनका इन हमारे टेनेंट्स का पेट दे हैड अ पेट, और वो डर था कुत्ता जो है वो साथ वाले घर ना चला जाए। तो एक तो इनिशियली उन्होंने हमसे कहा कि फैंस सही कराएं, तो आई थिंक अराउंड 150 पाउंड्स की वो इनिशियल फैंस सही कराई। फिर आपको पता है यूके में स्टॉर्म्स वगैरह भी आते रहे हैं, तो एक और पार्ट बैक साइड जो फैंस थी वो भी ख़राब हो गई। और फिर जो हमारा वो था ओवन जो था किचन का, उसका थोड़ा सा वो ओवन भी थोड़ा सा फॉल्टी था, अगेन हम इतना यूज़ नहीं करते थे। सो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, ये सब उन्होंने हमसे करवाई हैं। और मैंने अदर देन द फैंस जो पीछे है ना, मैंने उनसे कहा कि यार इस महीने आप ये कर लें, बिकॉज वो कोड तरह हैवी हो गया था। फैंस की भी 400-500 पाउंड कह रहे थे, इसकी भी 400-500 पाउंड कह रहे थे। तो मैंने कहा यार वो फिर लंबी डस्ट लग जाएगी एक साथ, तो मैंने उनसे कहा चूज़ वन। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये भी होता है कि यस यू कैन इन मोस्ट केसेज यू से यस, बट व्हेन यू थिंक आप अपना सैनिटी कैन ऑल्सो प्रिवेल, एंड यू कैन ऑलवेज से यार बजट शॉर्ट है, इस महीने ये कर लेते हैं, अगले महीने वो कर लेंगे। तो अभी तक जो ये ईयर में जो गुजरा है मेरा, तकरीबन 1300 पाउंड्स मैंने उसने हिसाब लगाया है, वो लगे हैं, आई हैड टू पे दैट बैक। तो जो रेंट आ रहा था उससे आई थिंक मेरा मतलब हार्डली मॉर्गेज पूरी होती थी तो 100 पाउंड समझ लें थोड़े बहुत बच जाते थे वहाँ पे, तो वो जमा होते रहे हैं ओवर द ईयर। लेकिन उसमें से फिर 1300 पाउंड वापस लग गए हैं बिकॉज ऑफ दीज इशूज़, ठीक है। तो ये है, लेकिन एटलीस्ट उस ये है कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है आपका एम, दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग थिंग। आपको होता है कि यार अपनी बस किस्त उतारता रहे घर, तो इट्स अ गुड थिंग कि ऑब्वियसली समवन एल्स इज पेइंग फॉर इट, और ऐसे एसेट भी आपका ही है। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस है मेरा रिगार्डिंग द मेंटेनेंस। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आखिरी पॉइंट है, वो है जी टैक्स रिटर्न। जैसे मैंने मेंशन किया शुरू में कि आपको सेल्फ रिटर्न करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ NRL1, ठीक है। और वैसे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम है तो आप करें, इवन दो यूर ओवरसीज़। और आपको पता है टैक्स ईयर क्या होता है, अप्रैल टू अप्रैल चलता है टैक्स ईयर, एंड यू गेट 6 months एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू फुलफिल योर
टैक्स रिटर्न, यानी कि अगर अप्रैल पे ख़त्म हुआ ना टैक्स ईयर, तो आपके पास जनवरी तक टाइम होता है, द फॉलोइंग ईयर आप फिल कर लें। तो मैंने अभी रिसेंटली रिटर्न किया है सेल्फ रिटर्न। तो उसमें ये है कि आप जब सर्च करना शुरू करते हो ना, अच्छा यार कि ठीक है सेल्फ रिटर्न, अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ऑनलाइन करना पड़ेगा पोर्टल के थ्रू HMRC, लेकिन जब आप गूगल करो तो उसमें 10 चीज़ें आपको मिल रही हैं इस तरह की कि यार अच्छा दैट इज़ फॉर पीपल हु आर इन द UK, बट इफ़ यू आर आउटसाइड द UK यू माइट हैव टू फिल इन अ फॉर्म R43, ठीक है, जिसमें एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि जी मैं मेरी UK की इनकम है, हाथ से फिल करना है, आपने पोस्ट करना है। और उसके अलावा अगर आप वो नहीं करना चाहते तो जी कमर्शियल सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करें, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो HMRC को आपका रिटर्न भेजती है। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर इज एनीवेयर बिटवीन £15 टू लेट्स से £80 अ ईयर, मतलब वन ऑफ ही करना पड़ता है हर साल। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको इनिशियली आपको ऐसे लगेगा, आप गूगल करोगे ना आपको लगेगा यार ऑल दिस इज फिटिंग यू, और आप ओवरसीज हो और आपको कमर्शियल सॉफ्टवेयर ही फिल करना है या हाथ से फॉर्म फिल करके भेजना है, द ऑनलाइन सर्विस इज़ नॉट फॉर यू। हाउएवर दैट इज़ नॉट द केस। अल्टीमेटली हमने फिर कॉल की HMRC के एजेंट, HMRC ऑफिस कॉल करवाई और उनसे पता कराया, तो वो आगे से एजेंट ने यही कहा HMRC के जो अपने बंदे होते हैं कि नहीं, अगर आपको ऑनलाइन शो हो रहा है ना, अगर आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर बना हुआ है UK का, जो आप, क्योंकि ज़ाहिर है UK में जो आप थे तो पेई के ज़रिए आपका एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर था, आपको सैलरी आती थी, वो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन करती थी, तो आपका अगर वो है और आपका ऑनलाइन पोर्टल में शो कर रहा है तो आप ऑनलाइन पोर्टल ही यूज़ करें, ठीक है। तो वो हमने फिर यूज़ किया और अल्टीमेटली इट वेंट थ्रू फाइन, टैक्स रिटर्न हमने ऑनलाइन ही किया है। तो हम जस्ट सेइंग कि इवन तो आपको लगेगा कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट है क्योंकि यू आर ओवरसीज लैंडलॉर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन ही हो जाता है। अभी तक सबमिट करा दिया हमने और इट वेंट थ्रू फाइन और देयर वर नो ब्लॉकर्स। और उसके लिए ज़ाहिर आपको ये टू हैंड पता होना चाहिए थोड़ा सा ना कि आपने, जैसा मैंने अभी आपको नंबर कोट किया £39 का, ये खर्चा जो था मेरा, ये मुझे ओवर द ईयर एजेंट बताता रहा। मैंने फिर पूरे एक्सेल शीट बनाई मैंने कि यार किस किस चीज़ से मैंने कितने पैसे लगाए हैं, ठीक है। अपनी बैंक स्टेटमेंट भी आपको देखनी पड़ेंगी UK की कि यार इसमें से अच्छा ये इनकम आई, ये रेंट मुझे आता था और इसमें से ज़ाहिर है ये चली जाती थी ये खर्चा, ठीक है। पहले UK के रूल्स और होते थे, पहले टैक्स लगता था खाली प्रॉफिट पे, लेकिन अब वो यानी अगर आप दे रहे हो ना मॉर्गेज और आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, यानी कि आपको लेट्स सपोज £1000 आया रेंट, उसमें से £900 चलेगी मॉर्गेज और पीछे £100 रह गया, ठीक है। तो पहले तो ऐसे होता था ना कि खाली £100 जो आपका प्रॉफिट है नेट उस पर लगता था, लेकिन अब रूल्स डिफरेंट हैं। अब ऐसा नहीं है, आप टोटल बताते हो इनकम कितनी है, फिर खर्चे बताते हो कितने ऑनलाइन में रिटर्न करते हो, खर्चे में ये इस तरह मैंने आपको बताया, ये हो गया, एजेंट की फ़ीस हो गई, आपका जो होता है ये होम इंश्योरेंस हो गई, इन चीज़ों यू कैन यूज़ दोज टू ऑफसेट योर इनकम, कि आप कह सकते हो ये मेरी कॉस्ट है, इस पर नहीं लगता टैक्स। ये सब निकालने के बाद पीछे आई थिंक रूल होता है 20% आपको देते हैं वो, यानी कि टोटल इनकम माइनस ऑल दीज खर्चास, उसमें से फिर 20% का आपको वो माफ़ करते हैं, ठीक है। और फिर आपका होता है जो आपका प्रीमियम है £12,000 होता है साल का टैक्स फ्री इनकम अलाउंस, वो भी आपको एप्लीकेबल हो आप। उसके अलावा अगर आपने अर्न किया ना कुछ, यानी कि सब कुछ खर्चा निकालने के बाद £12,000 से ज़्यादा अगर आपका हुआ है, ठीक है, इनकम, तो वो फिर उस पर टैक्स लगेगा, वो भी 20% का जो है रूल। तो ये है बैकग्राउंड, मैंने कहा आपको मैं दूँ। लोगों ने पूछा होता, आई थिंक इट्स यूजफुल, व्हाट आर द हर्डल्स दैट कैन कम योर वे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।